we have discussed about science, scientific methods involved to take readings, and physics, thrust of physics and scope of physics, domain of physics. Now, today we are going to discuss about technology and some forces. So, in general, physics and technology are interrelated. मतलब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं। जैसे बात करें तो फिजिक्स जो है, इसके कॉन्सेप्ट से हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया और टेक्नोलॉजी से ही आपको एक नई फिजिक्स भी डेवलप हो जाती है बीच में। फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो है सोसाइटी में इन्वॉल्व होता है। जो सोसाइटी हमारी, उसमें जो है टेक्नोलॉजी का एक मेजर रोल है। डायरेक्टली फिजिक्स सोसाइटी की हेल्प नहीं कर रहा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से एक नई टेक्नोलॉजी बनाएगी, वो टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स सोसाइटी ऑलवेज, मतलब हमेशा आपकी सोसाइटी को टेक्नोलॉजी प्रभावित करेगा। जैसे बात करते हैं हीट इंजन गिव्स राइज टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। और ये बेस्ड है आपका फिजिक्स के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे। और स्टीम इंजन की भी बात करते हैं हम लोग। मतलब हीट इंजन जो आपका है, उसने इंग्लैंड में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो जो आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो एक फिजिक्स का लॉ है जिससे आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई, और वो टेक्नोलॉजी जाकर के पूरा एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब क्रिएट कर दिया, तो वहां पे पूरी सोसाइटी ही क्या हुई, परिवर्तित हो गई। ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन law is given by Faraday। और इस इंडक्शन के प्रोसेस पे जा करके हमने जो अपनी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो हमारी सोसाइटी उसको यूज करती है, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड आल्सो ट्रांसफार्मर्स। तो ये जो है फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई, जिसका यूज आज सोसाइटी कर रही है। इसी तरीके से बात किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय मैक्सवेल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब थ्योरी जो है, ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने जब ये लॉ दिया, तो अब देखिए ये जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी तभी बनी जब मैक्सवेल का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का था। अगर ये लॉ नहीं होता हमारे पास, सपोज आप ये मान लीजिए एक टाइम के लिए कि आपके पास मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ नहीं होता और कोई दूसरा पर्सन भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ नहीं दिया होता, मतलब मैक्सवेल ने तो दिया ही नहीं, कोई दूसरा भी ये लॉ तक पहुंचा ही नहीं होता और हमें ये पता ना होता, तो हम आज
बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आज नहीं कर सकते थे। इमेजिन करिए आप, मतलब जो टीवी वगैरह का देख रहे हैं, ठीक है, टीवी पे कार्यक्रम देख रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, जो आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो ये जो लॉ है इसने क्या दिया हमें, कौन सी टेक्नोलॉजी हमको मिली यहां से, वायरलेस कम्युनिकेशन। और इसी का यूज करके हमने क्या किया, रेडियो, और क्या चला हमारे पास, टीवी और एफएम। कुछ लोग एफएम भी सुनते हैं। तो एफएम, रेडियो, टीवी, वायरलेस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये जो चीजें हैं ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। और ये वेव थ्योरी किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तो यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, दिस इज a concept of physics, a law of physics given by the Maxwell, and this is used to design a new technology which is directly affecting to the society। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजन की, रिएक्शन, और यहां पे जनरल तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन को ले रहे हैं जिसमें फिजन एक तरीके का क्या है कि हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट होता है दो लाइटर में या मल्टीपल लाइटर्स में, लाइटर न्यूक्लियाई में। तो यहां पे जो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है इसका जो हम यूज करते हैं वो कहां पे करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपने इसका यूज किया, ठीक है। और ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करने के बाद, देखिए रिएक्टर में तो आपने यूज किया ही है, साथ में न्यूक्लियर बम्स में भी आपने यूज किया, न्यूक्लियर बम बनाने में, ठीक है। और इसी के साथ मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर आपने बना करके उससे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डेवलप करने का काम किया। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, न्यूक्लियर पावर पे आपकी सबमरीन्स वगैरह भी यूज की जाती हैं। अब बात करते हैं चिप टेक्नोलॉजी। देखिए चिप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो चिप की जहां तक बात आती है, आपने मेमोरी कार्ड का नाम, पहले लोग बोलते थे चिप ले लिया हमने, इतने जीबी का हमने चिप लिया है या इतने एमबी का हमने चिप लिया है। तो चिप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट्स जो प्रिंट किए गए हो बहुत ही स्मॉलर एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं चिप, ठीक है। किस काम करने के लिए उसका यूज किया था, जैसे कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें देखें मदरबोर्ड वगैरह सब बना होगा, आईसी वगैरह उसमें लगी होती है। तो चिप जो है, इस चिप टेक्नोलॉजी की वजह से क्या पॉसिबल हुआ हमारे पास, कंप्यूटर्स, और क्या आया, मोबाइल्स। मतलब चिप टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद हम कंप्यूटर और मोबाइल का यूज नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि देखिए चिप टेक्नोलॉजी आने के बाद ही हमने इन सब चीजों को बनाना शुरू किया। अदरवाइज पहले कंप्यूटर जो बना था बहुत ही बड़ा था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब वगैरह का यूज किया गया, मतलब ट्यूब वगैरह का। उसके बाद जाकर के ट्रायोड और डायोड वाल्व का यूज किया गया। फिर जब सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता लगा तो लोगों ने फिर नया कंप्यूटर बनाया जो चिप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अभी देखिए अभी एक परिवर्तन हुआ है कंप्यूटर्स में, जो लैपटॉप आप यूज करते हैं उसमें एक जो हार्ड ड्राइव करके आता है तो उसमें एक रोटेशन होता रहता था पहले। अब क्या आता है, एसएसडी, मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइस आ रही है। तो सॉलिड स्टेट डिवाइस वाले की प्रोसेसिंग भी आपका फास्ट होता है, साउंड भी नहीं क्रिएट होता है, हीट भी नहीं डेवलप होता है। लेकिन जो रोटेटरी जो उसमें डीडीआर रैम लगती थी वो क्या होता था, वो रोटेट करता रहता था। तो ये देखिए अभी भी क्या, चिप टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये जो है वो एडवांसमेंट हमारे पास आ रहा है। अब जरा कुछ बातों, कुछ और एक्स्ट्रा बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन, involves extracting essentials features
of a phenomena from its less significant aspect, from its less significant aspects। अब बात करते हैं सीवी रमन के बारे में, आपने सुना होगा, ठीक है। और सीवी रमन एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है, ठीक है। मतलब सीवी रमन, नाम याद रखिएगा, इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जीतने वाले इंडियन साइंटिस्ट हैं ये, मतलब ये भारत के एक साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है सीवी रमन जी को। इन्होंने रमन इफेक्ट भी दिया हुआ है, रमन इफेक्ट दिया हुआ है। नाउ अब बात करते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी करके आपने सुना होगा, मैडम क्यूरी करके, मतलब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक नाम जो है कॉमन है, एक लेडी का जो बोलते हैं हम लोग मैडम क्यूरी, इन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता हुआ है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो है मैडम क्यूरी ने, मतलब क्यूरी ने डिस्कवर जो है नहीं किया हुआ है। मतलब रेडियो एक्टिविटी इज नॉट डिस्कवर्ड बाय क्यूरी। अगर आइंस्टाइन की बात करें तो नाम बहुत ही फेमस है इनका। देखिए आइंस्टाइन बहुत ही फेमस आदमी है, मतलब कोई भी बहुत ज्यादा अगर कहीं ज्ञान दे रहा है समाज में या कुछ बोलना शुरू करता है कि नहीं इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लोग बोलते हैं अरे आइंस्टाइन मत बनो, बैठ जाओ चुपचाप तुम, ठीक है। या फिर जब कोई बहुत ज्यादा क्यूरियस ब्रेन का पर्सन होता है या जिसका आईक्यू लेवल हाई है, तो लोग क्या बोलते हैं उसको आइंस्टाइन के आईक्यू लेवल से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो आइंस्टाइन जो है इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये नोबेल प्राइज जो है, देखिए एक तो पढ़ाया था आपको आइंस्टाइन का जो E=mc², फिर आप आइंस्टाइन का सबसे ज्यादा नाम सुनेंगे रिलेटिविटी के बारे में कि इन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी हुई है। तो ऐसा जो है ये रिलेटिविटी की थ्योरी की वजह से फेमस तो बहुत है, ठीक है। और E=mc² जो इनका मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन नोबेल प्राइज जो एक्चुअल इनको मिला हुआ है वो मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो इन्होंने बताया हुआ है, जो इक्वेशन वगैरह दिया है, उसकी वजह से इनको क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो याद रखिए कि आइंस्टाइन को E=mc² के लिए भी नहीं मिला है नोबेल प्राइज, और ना ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ठीक है। मिला किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। कोई भी आपसे पूछे कभी भी आप सीधा बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला हुआ इनको नोबेल प्राइज। किसको? आइंस्टाइन को। और सीवी रमन एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, सीवी रमन इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो नोबेल प्राइज वाले में हम बात कर रहे हैं, एक सीवी रमन हो गए इंडियन और आइंस्टाइन हो गए आपके जिनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला हुआ है। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब बात करते हैं हम लोग जो इंडियन बर्न हैं लेकिन यूएसए बेस्ड हैं, ठीक है। लिटरेट प्रोफेसर जो आपके चंद्रशेखर हैं, इंडियन बर्न बट यूएसए बेस्ड साइंटिस्ट जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जो वर्क है इज नोन फॉर वर्क ऑन स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स and existence of a stable mass limit for
स्टेबल मास लिमिट फॉर व्हाइट ड्वार्फ्स। नाउ अब जो है एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ वीक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात की। मतलब वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो उनका नाम जो है अब्दुस सलाम, ठीक है। ये पाकिस्तान से हैं और इनको क्या मिला हुआ, नोबेल प्राइज। और किस लिए मिला हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। मतलब वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, मतलब वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में जस्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसी में आगे। तो उसके मामले में जो इन्होंने बताया है, उसके लिए जो यूनिफिकेशन इन्होंने दिया, उसके लिए पाकिस्तान बेस्ड ये जो साइंटिस्ट हैं अब्दुस सलाम, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इसी सिलसिले में आगे बात करते बोहर मॉडल। बोहर गिव्स क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। स्वीडन के थे ये, और इनको जो अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज। मतलब बोहर को नोबेल प्राइज दिया गया है किसके लिए, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम के लिए। देखिए एटम के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है या पढ़ेंगे अभी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि उसके लिए कई मॉडल दिए गए थे, पॉन्पोर्डिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड, तमाम तरीके के मॉडल आए। बोहर मॉडल को ज़्यादा एक्यूरेट माना गया, तो इनको बोहर को क्वांटम मॉडल ऑफ एटम के लिए पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज। नाउ अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो सकती है। तो अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं थैनोस, ये जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, इसकी स्पीड जो है हैज स्पीड मोर देन लाइट। मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल पार्टिकल है ये जिसकी स्पीड लाइट से ज्यादा मानी जाती है। मतलब ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये एक तरीके का एजम्पशन है। नाउ अब बात करते हैं कुछ लॉज की। जैसे लॉ जो है, हम लोग लॉ की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल लॉ। ठीक है, फंडामेंटल लॉ की हम लोग बात करेंगे। लॉ के बारे में बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या इन लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक स्टेटमेंट होगा, एनी लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। अब कोई लॉ अगर प्रूव नहीं किया जा सकता है तो आपके दिमाग में यह है कि लॉ बना कैसे और क्यों हम इसको माने। तो किसी भी लॉ को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, ओनली कैन बी प्रूवन, कैन बी वेरीफाइड। मतलब आप उसको डिराइव करके मैथमेटिकली किसी को नहीं बता सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल लॉज की बात अब करते हैं हम लोग। तो फंडामेंटल लॉ में अगर बात करें तो हमारे पास 4 फंडामेंटल लॉ हैं। जो फिजिक्स के लॉ हैं वो हमारे पास 4 हैं, लेकिन हमें याद रखना है
कि हम किसी भी फिजिक्स के लॉ को प्रूव नहीं कर सकते, केवल हम उसको एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉ की बात करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे देखिए कंजर्वेशन लॉ की बात हो रही है, कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है। तो यहां पे हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पहला लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो याद रखिए कि जो मैकेनिकल एनर्जी है किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम की, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम विदाउट एनी डिसिपेटिंग फोर्स has constant mechanical energy। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम जिसका इंटरेक्शन बाहर से नहीं है, उस पर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगा, मतलब डिसिपेटिंग फोर्स नहीं लगा हुआ है, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं बात करता हूं यहां पे किसकी, डिसिपेटिंग फोर्सेस की, तो डिसिपेटिंग फोर्स जो है वो एक क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो हो गया हमारे पास। अब इसी में देखिए हमारे पास एक चीज और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो E है, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ई नॉट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए अब जो है मास एनर्जी रिलेशन इन रेस्ट, रेस्ट की बात हो रही है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर, जहां पे हमारा बॉडी जो है बहुत ज्यादा तेज गति से मूव नहीं कर रहा है, उस केस में जो है ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी एट रेस्ट, और ये एम नॉट जो है वो है मास एट रेस्ट। ठीक है, अब ये ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें मास एनर्जी को हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया, मतलब E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो ये जो है इट बिकेम यूनिवर्सल लॉ, मतलब इसको इंक्लूड करने के बाद ये लॉ जो है आपका वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। अब इसी तरीके से आप लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू, अब देखिए मान लीजिए आपका पार्टिकल जो भी आप जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसकी एनर्जी को निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो यहां पे एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी रखेंगे जो इज इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगा एम माइनस एम नॉट टाइम ऑफ सी स्क्वायर। तो ये एक तरीके से आपका जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हुई। नाउ मास को भी हम लोग किस में लेके चल रहे हैं, एनर्जी के साथ ही पुट किया जा रहा है, उसके एनर्जी इक्विवेलेंस में। नाउ नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास है सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आप लोग बात करते हैं उसी की बात हो रही है। तो यहां पे जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब अगर सिस्टम पे बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये जो है सभी डोमेन में जो है ये वैलिड रहेगा। मतलब चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन चार्ज बॉडी का जो नंबर है वो बदल सकता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज बॉडी आपकी बदल सकती है, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। नाउ अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मतलब आपने क्या पढ़ा 9th क्लास में, मोमेंटम पढ़ा हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में होता तो हम लीनियर मोमेंटम उसको बोलते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का लॉ जो है वो कब अप्लीकेबल होगा, जब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब बॉडी पे लगने वाला जो सभी तरीके का फोर्स है वो क्या है, जीरो। इसको जीरो होने का मतलब ये हो गया dp बाई dt मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब P क्या हो गया, कांस्टेंट। तो P जो है टोटल, अगर मैं बात करूं लीनियर मोमेंटम, ऊपर जो आपका समेशन ऑफ फोर्सेस अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जो टोटल हमारे पास आएगा वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। मतलब ये एक तरीके से हम बात करें तो जब भी किसी बॉडी पे नॉन इंपल्सिव फोर्स लगा हो, when non-impulsive force is acting on body, then P remains constant। तो आपका लीनियर मोमेंटम बॉडी का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये सभी डोमेन में अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल इन ऑल डोमेन्स, मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़े पार्टिकल जो भी आप लेना चाहते हैं वो सब में ये क्या है, अप्लीकेबल है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ लॉ जो आपका है उसकी हम लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए क्या है, धरती से चांद को प्यार हो गया भाई, तो चांद इसके अराउंड घूम रहा है, तो उसके घूमने की वजह से उसका अपना एक मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंगुलर मोशन कर रहा, राउंड राउंड घूम रहा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम है। तो वही बात यहां पे की जा रही कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब सपोज चांद जो है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या है, टॉर्क हो गया जीरो। अगर ये टोटल टॉर्क मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे दरवाजे को खोलना है तो आप फोर्स लगाते हैं, वो हैंडल पे लगाते हैं, कुछ दूरी पे लगाते हैं, जो ज्वाइंट वाला पार्ट है दरवाजे का उससे दूर लगाते हैं। अगर उतना ही फोर्स आप दरवाजा जहां पे ज्वाइंटर लगा हुआ उस पे लगाएंगे तो वो कभी रोटेट होकर घूमेगा ही नहीं। तो जब आप फोर्स हैंडल पे लगा के उस पे खींचते हैं या धक्का देते हैं तो दरवाजा घूमता है। तो जो फोर्स का डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क बोलते हैं। तो ये टॉर्क अगर जीरो है तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम आपका आने वाला है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। और ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक एंगुलर मोमेंटम क्या है, मतलब टॉर्क क्या है, जीरो है। नेट टॉर्क क्या है, जीरो। जैसे एक ही दरवाजे को एक तरफ से आदमी धक्का दे रहा है और दूसरी तरफ से भी धक्का मिल रहा है और इक्वल फोर्स का, तो कभी रोटेट करेगा ही नहीं। ठीक है,
तो उस टाइम पे टॉर्क आपका क्या वहां पे जीरो है, तो टॉर्क जीरो होने पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जब किसी भी सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे धरती के अराउंड चांद घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि उस पर कोई टॉर्क नहीं लगा। सन के अराउंड जो धरती घूम रही है इसमें भी कोई टॉर्क इन दोनों पे नहीं लग रहा है आपस में, तो इनका भी एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी फिजिक्स के सभी डोमेन में एप्लीकेबल है, मतलब एप्लीकेबल इन ऑल डोमेन ऑफ फिजिक्स। मतलब जो फिजिक्स के हम लोग डोमेन्स की बात किए थे ना अभी, ठीक है, तो उन सभी डोमेन में ये चीजें जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे पार्टिकल के लिए कुछ अलग होगा, बड़े सिस्टम के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉ सभी डोमेन्स के लिए एक ही तरीके का है। तो ये बात थी हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए और कुछ लॉ के लिए। नाउ कुछ बातें करते, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है जिसको पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है। जैसे आइंस्टाइन ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग about this universe is that it is comprehensible। लिख देता हूं मैं, देखिए, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल thing about this universe is that it is comprehensible। मतलब पहले क्या था कि लोग ये सोचते थे कि चलो ठीक है, जैसे आप एक छोटे बच्चे होते तो सोचते हैं मेरा घर ही सब कुछ है, ठीक। घर से बाहर थोड़ा सा निकलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हाँ भाई, घर के बाहर मोहल्ला जो है वो भी है, मोहल्ले के बाद कॉलोनी होगी, या फिर बात करें गांव हो गया। फिर गांव के बाहर मार्केट जाते हैं, आपको लगता है मार्केट में भी जानने के लिए बहुत सी चीजें हैं। फिर मार्केट से बाहर निकलते डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो आपको दायरा जो है धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है। फिर आप समझते हैं, फिर आपको पता लगता है कि हाँ आप एक स्टेट में है, जिसको हम ये बोलते हैं, स्टेट का नाम आपको पता लगता है। फिर स्टेट से आपको पता लगता है ओहो हम इंडिया में हैं, ये हमारा एक देश है। फिर पता लगता है कि नहीं कई देश ऐसे ही हैं और भी, तो आपको पूरा पता धरती पे हैं हम लोग, ठीक है, धरती पे कई देश हैं। फिर पता लगता है कि नहीं धरती के अलावा भी जो है मंगल, बृहस्पति, ये जो है सैटर्न वगैरह जो है आपके, शनि वगैरह, ये क्या है, ग्रह हैं। उसके बाद पता लगता है कि आप अंतरिक्ष के किसी कोने में है, एक आकाश गंगा के भी कोने में है, ठीक है। गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, गैलेक्सी है, गैलेक्सी के कोने में हम लोग हैं, हमारा जो सोलर फैमिली है। तो पहले क्या था कि लोग ये समझते थे कि जो भी पढ़ने की, जो भी समझने की चीजें हैं वो केवल धरती तक सीमित हैं, ठीक है, यूनिवर्स के लिए कोई वो करता ही नहीं था, ठीक है। लोग कहते नहीं बहुत अलग तरीके की बातें हैं, उसको समझा नहीं जा सकता है, ये है वो है। तो आइंस्टाइन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग, जो इस यूनिवर्स के लिए सबसे अच्छी चीज जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है वो ये है कि ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा भी स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी करेक्ट। करेक्ट कहने का मतलब कि राइट, बट अ सिंगल experiment can prove me wrong। ये दोनों स्टेटमेंट किसने कहा है, आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ये दोनों स्टेटमेंट कहा हुआ है और ये पूछा जा सकता है आपसे
ठीक है, लेकिन आपके याद रखिए कि आपके पेपर में नहीं आएगा। जब जनरल तरीके से कोई अगर चैप्टर टेस्ट हो रहा है आपकी कोचिंग वगैरह में, इंस्टीट्यूट में या कॉलेज, स्कूल कॉलेज में, उस टाइम पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी हुई है। तो आइंस्टाइन की दो स्टेटमेंट है। एक तो मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट दिस यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। दूसरा ये है कि नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी करेक्ट बट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी रॉन्ग। जैसे किसी काम को आपने 1000 बार कर लिया है, ठीक है, और वो आप देख रहे हैं कि वैसे वो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा होगा। हो सकता कोई भी एक छोटी सी गलती हो जाए, और जब आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों को बता रहे हैं, उस टाइम वो मिस्टेक हो जाने की वजह से आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो आपको वहां पे गलत प्रूव कर देगा। तो बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी, बहुत नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी आप ये कंप्लीटली दावा नहीं कर सकते हैं कि ये जो है यही करेक्ट है। हो सकता है थोड़ी सी चेंजेस की वजह से कुछ चीजें गलत हो जाए। जैसे आपने न्यूटन का लॉ खूब पढ़ा हुआ है, नहीं न्यूटन ही फिजिक्स है, मतलब फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? न्यूटन को बोलते हैं। आपको कि न्यूटन के बिना फिजिक्स नहीं है, वाकई यू आर राइट, न्यूटन के बिना फिजिक्स नहीं होती। उन्होंने बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन हमेशा न्यूटन सही होंगे ये जरूरी नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाने के बाद न्यूटन के लॉ भी जो हैं वो फेल होने लगते हैं, तो वहां हमें क्या करना पड़ता है? मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो कभी कभी आप किसी काम को करते हैं, कई बार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी तरीके से होगा। हो सकता है उस तरीके में थोड़ी चीजों को परिवर्तित किया जाए तो शायद गलतियां भी निकल जाएंगी। तो ये वीडियो लेक्चर जो है सेकेंड था। इसके आगे जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस की, एंड दैट will be the last lecture of this chapter. And after the completion of this chapter you will get all this content in a soft material on Telegram channel, which link is given below. And also after completion of these 3 lectures of the chapter there will be 1 lecture for the question related from the chapter, and I will try to cover at least of 30 question of this chapter to explain you. So you need to do practice. You can do it easily by this video lecture. Read it, watch it and write on the paper, and also you are getting the soft material on the Telegram channel. Subscribe this channel, share the link of this video with your friends to get more benefits and increase the knowledge of physics. Thank you.